नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज हमारी टॉप हेडलाइन यहां पर मॉनसून से है, जहां पर बारिश से मुंबई हुई पानी पानी। आज चौथा ऐसा दिन है जब लगातार हम ऑरेंज या रेड अलर्ट यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं और आईएमडी का ऐसा कहना है कि आगे जाते हुए यहां पर मंथ एंड तक अच्छी खासी बारिश की एक्सपेक्टेशन आगे भी जारी है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कॉटन्स की, जहाँ पर सरकार की तरफ से अब जो इम्पोर्ट ड्यूटी है 11% की, वो 30 सितंबर तक हटा दी गई है। कॉटन एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बनता हुआ भारत, आगे इस ड्यूटी का क्या मायने हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सरसों के प्राइसेस की, जहाँ पर लगातार तेजी बनती हुई नजर आई है। तो इन त्योहारों में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है सरसों की अवेलेबिलिटी का और आगे प्राइसेस कैसे रहेंगे, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय दाता और मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में आईएमडी के डीजी मृत्युंजय मोहपात्रा ने क्या कहा। जैसे ही हमने पूर्वानुमान किए थे, ऐसे ही मुंबई में और पूरी कोंकण एरिया में तेज बारिश जारी है और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश बहुत इलाके में होने का भी संभावना है कोंकण एरिया में। और ये बारिश जारी रहेगा आज और कल भी। इसके बाद थोड़ी सी कम होगी बारिश, जितना परिमाण में हो रहा है। मगर इसका वजह यही है कि अभी मानसून एक्टिव कंडीशन में है पूरे देश में, स्पेशली सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में। एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है अभी नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा कोस्ट के आसपास। इसके प्रभाव में अरबियन सी में मानसूनल विंड जो है ना, बहुत स्ट्रांग चल रहा है कोंकण कोस्ट में। और जो वेस्टर्न घाट्स है और स्ट्रांग विंड है और लो प्रेशर एरिया की वजह से वहाँ बहुत तेजी से मानसून की वजह से बारिश हो रहा है। वेल एब्सोल्युटली, वो आईएमडी हमें एक्सक्लूसिव बताते हुए कि यहाँ से मंथ एंड तक बारिश ज़्यादा रह सकती है, ओवरऑल इंडिया में ज़्यादा रह सकती है। और जहाँ तक कोंकण और मुंबई जैसे क्षेत्रों की बात है, तो अगले 5 दिन भी यहाँ पर ज़्यादा बारिश है। लेकिन ऑफकोर्स आज यहाँ पर रेड अलर्ट के साथ ज़ोरदार बारिश की स्थिति है। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अतुल गनात्रा जुड़ चुके हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि जो बुआई है कॉटन की वो पिछले साल से कम है। किस तरह से आप बारिश का इम्पैक्ट यहाँ पर कॉटन पे देखते हैं और क्रॉप एक्सपेक्टेशन इस बार कितनी है? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। कल जो 15 अगस्त तक के आंकड़े आए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सोइंग के, वो दर्शाता है कि 108 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग हुआ है 15 अगस्त तक, जो पिछले साल 111 लाख हेक्टर में हुआ था। तो 3% सोइंग कम है। तो मगर जो आज की तारीख में अच्छी कंडीशन है। तो लास्ट क्रॉप कमेटी की मीटिंग में 10 स्टेट के लोकल एसोसिएशन आए थे। उन्होंने बताया कि इस साल हमारे यहाँ 5 से 10% यील्ड ज़्यादा आएगा, क्योंकि कुछ नई टेक्नोलॉजी की सीड भी लगाई है। और इस साल मॉनसून जो है वो जून फर्स्ट सेकंड वीक में आ गया था, जो बहुत करेक्ट राइट टाइम है। तो 2-3% सोइंग होने से ऐसा नहीं लगता है कुछ क्रॉप कम होगा। हम जो लास्ट ईयर का इस साल का 24-25 का क्रॉप है वो डेफिनेटली हम अचीव करेंगे, ऐसा लग रहा है मनीषा जी। क्रॉप क्या देखते हैं फिर आप? जी मनीषा जी, टोटल क्रॉप क्या देखते हैं आप अतुल जी? टोटल क्रॉप जो हमने डिस्कशन किया था उसमें ऐसा आया कि 325 लाख बेल्स ऑफ 170 केजी का क्रॉप अगले साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मनीषा जी। एक्चुअली इट इज टू अर्ली टू से, मगर जो हमने सबसे पूछा वो हिसाब से अगर देखा तो 5% भी यील्ड बढ़ गया तो हम लोग 325 330 का क्रॉप देखते हैं। मगर 15 सितंबर या मंथ सितंबर एंड में ही कुछ करेक्टली बोल सकते हैं। जी मनीषा जी। जी अतुल जी, दूसरी बड़ी बात है ऑफकोर्स जिस तरह की इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर सरकार से हमने घटते हुए देखी है, 30 सितंबर तक ये मियाद है, यानी कि 40-42 दिनों की। कैसे देखते हैं सबसे पहले तो आप इसे? जी मनीषा जी, हमने आपके माध्यम से ही मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्टर जी को, फिर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सबको बोला था कि रिक्वेस्ट भी किया था, बहुत सारे लेटर भी लिखे, मिलके भी आए, आपके माध्यम से भी बोला था कि ड्यूटी निकाल देना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट ने ड्यूटी निकाला है, देर आए दुरुस्त आए। तो हम ये स्टेप का वेलकम करते हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसकी वजह से जो अभी
हर महीने इस साल 3 लाख बेल इंपोर्ट आ रहा है। तो जो अगस्त में 3 लाख बेल और सितंबर में 3 लाख बेल, ये जो 5-1 लाख गांठ आने की बाकी है उसको तो ड्यूटी रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जो बड़ी मिलें हैं मेनली उनको रिलीफ मिलेगा, जैसे वर्धमान है, केपीआर है, स्पोर्ट किंग है, ये मिलों को बहुत बड़ा ड्यूटी का फायदा होगा। और अभी देखना ये है कि इसकी क्लियरिटी आनी बाकी है कि ये माल 30 सितंबर तक इंडिया में आएगा उसको छूट मिलेगी, कि जिसकी एलआर जो शिपमेंट की जो बीएल होती है वो अगर 30 सितंबर तक है तो फिर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट के हो सकते हैं, क्योंकि ब्राजील में अभी नया क्रॉप का हार्वेस्टिंग चालू हुआ है अगस्त 15 से, तो वो माल बहुत आ सकता अतुल है। जी ये बताइए कि अगर हम पिछले साल के इंपोर्ट्स देखें तो वो कितने थे? 39 लाख बेल्स। पिछले साल मनीषा जी 15 लाख बेल का इंपोर्ट था और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 39 लाख बेल्स का। अब ये देखना पड़ेगा कि और कितना इंपोर्ट आता है। सो 39 लाख बेल्स अतुल जी रिकॉर्ड नंबर है। जी, ये अभी तक आज तक इंडिया में इतना इंपोर्ट हिस्टोरिकल इंपोर्ट है, कभी नहीं हुआ। ऐसे तो इतना इंपोर्ट कभी नहीं हुआ है। जी अतुल जी ये तो ड्यूटी लगते ही 11% के साथ ही ये इंपोर्ट हमने होता हुआ देखा है। ड्यूटी हट गई है तो आप कहेंगे और ज्यादा इंपोर्ट आने वाले समय में है, और 30 सितंबर तक फिर कितना आने वाले एक महीने में कितना से इंपोर्ट हम आता हुआ देखेंगे? देखिए, अगर ये शिपमेंट डेट अप टू 30 सितंबर शिपमेंट डेट अलाउड होगा कि भाई ब्राजील, यूएसए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से अगर 30 सितंबर तक वहां से शिपमेंट हो गया, उसको ड्यूटी नहीं लगेगी, तो हमें ऐसा लगता है कि 8 से 10 लाख बेल मिनिमम इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और वो भले फिर गुड्स बाद में आवे तो इंपोर्ट के काम ज्यादा होंगे। इसकी एक वजह है मनीषा जी, आज ब्राजील कॉटन, कल बांग्लादेश के मिलों ने 73-74 सेंट में बांग्लादेश का कॉटन लिया है, जो 50,000 51,000 रुपया पड़ता है। उसके हिसाब से हमारे जो सीसीआई के प्राइस है 57,000 रुपीज, वो 10-12% ज्यादा है। तो मिल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिपमेंट अलाउड होगा अप टू 30 सितंबर तो ये इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेंगे। जी मनीषा अतुल जी एक और चीज, जो नई फसल है वो यहाँ पर अक्टूबर से आनी शुरू हो जाएगी, तो क्या 30 सितंबर उस लिहाज से भी डेट सेट की गई है कि भारत की फसल आए उससे पहले हम एक्सपोर्ट्स बना, या आपको लगता है कि एक्सटेंड हो जाएगी ये डेट? थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि मिलों ने भी रिलीफ मांगा है। तो गवर्नमेंट, हमने आपके द्वारा ही एक मैसेज दिया था गवर्नमेंट को कि फर्स्ट अक्टूबर से लेके 30 मार्च तक आप ड्यूटी लगा के रखिए, जिसको फार्मर्स को पूरे रेट मिले। जी और 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक आप ड्यूटी निकाल दीजिए, जिससे मिलों को, अगर हमारी प्राइस ज्यादा है तो मिले इंपोर्ट करके थोड़ा कंपटीशन वर्ल्ड मार्केट में खड़ा रह सके। तो तो अतुल हमें जी आप खुशी कह रहे है। हैं कि ये मांग इंडस्ट्री की तरफ से रही थी कि 30 सितंबर तक ही यहाँ पर इंपोर्ट खोला जाए, क्योंकि उसके बाद जी यहाँ पर फसल आनी शुरू हो जाएगी। एज ऑफ नाउ जहाँ पर हम हैं, किस तरह के प्राइसेस हैं भारतीय बाजारों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्या फर्क है? जी, अभी कल बांग्लादेश, वियतनाम, ये सब मिलों ने ब्राजील का नया क्रॉप लिया है 50,000 और 51,000 रुपये में पोर्ट डिलीवरी। और हमारा जो इंडियन भाव है वो 57,000 है सीसीआई का। तो अभी माल ज्यादा करके स्टॉक सीसीआई के पास ही है, 28-30 लाख बेल अनसोल्ड स्टॉक है। तो सीसीआई के भाव ज्यादा है, इस वजह से इस साल इंपोर्ट ज्यादा हो गया। मनीषा जी, जो आपने पूछा ना, रिकॉर्ड है, तो ये पिछले 30-40 साल में कभी इतना इंपोर्ट नहीं हुआ। जब 1,10,000 रुपये का भी कॉटन हमारे पास 2022 में हुआ था, उस साल भी हमने 31 लाख बेल इंपोर्ट किया था। और इस साल 39 लाख बेल्स का इंपोर्ट हो चुका है, होने जा रहा है। तो ये एक हमारे रेट कॉटन के ज्यादा है। गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि अगर ये इंपोर्ट कम करना है तो सीसीआई के प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइस पे रखें, जिससे मिले इंपोर्ट ना करें। जी मनीषा जी। एब्सोल्युटली दैट पॉइंट इज टेकन। अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जी एक स्टेप तो यहाँ पर सरकार ने लिया है, लेकिन इसके बावजूद जो सीसीआई के पास 28-30 लाख बेल्स पड़े हुए हैं, अगर उसकी प्राइसिंग सेट होती है तो ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स में हम थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। लेकिन एक और जगह है जहाँ पर प्राइसेस काफी जोरदार हैं, और वो है सरसों। हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार।
अब किस तरह से है सरसों के भाव यहाँ पर? और अब तो मार्केट को चिंता होने लगी है कि त्योहार शुरू हो गए हैं और सबसे महंगा अभी भी सरसों है। देखिए, सरसों के भाव पिछली बार जब आपसे बात हुई थी उसके बाद से 50-60 रुपए कम हुए हैं, कुछ अराइवल बढ़ी है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी माल छोड़ा है। दूसरा रीज़न ये खल में दाम बढ़ गए हैं काफ़ी, खल करीब 2000 रुपए टन बढ़ गई है, उसकी वजह से तेलों के बाज़ारों में 4-5 रुपए किलो का मंदा आया है। विजय जी, और सरकार ने यहाँ पर कितना और माल अभी छोड़ा बहुत है? ज़्यादा तेज़ी किस अभी हाँ। तेलों के भाव में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी अभी नज़र नहीं आ रही है। पर अभी भी सरसों के भाव प्रीमियम पे हैं बाकी तेलों को मुकाबले। तो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले त्योहारों से कंपेयर करें विजय जी, तो इस वक्त किस तरह की बढ़त के साथ कारोबार है? देखिए, ये बात सही है कि सरसों तेल की डिमांड कुछ अच्छी चल रही है और प्रीमियम ऑयल ऑलरेडी हो चुका है ये, और जी। इसकी वजह से डिमांड अच्छी होने की वजह से प्राइस तो इसने सबसे तेलों से प्रीमियम बना लिया है, मेंटेन कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। पिछले साल जो भाव थे विजय जी, उस कंपैरिजन में आज हम कितने हायर हैं परसेंटेज टर्म्स में? देखिए, ये बात सही है, करीब 20-25 रुपए किलो पिछले साल से भाव ऊंचे हैं और उसके रीजन यही है कि सरसों तेल में इस साल डिमांड काफी अच्छी रही है। सभी मेजर कंपनियां, सभी लोग सरसों तेल कच्ची घानी पैक कर रहे हैं, डिमांड एस्केलेट हो गई है, समझ सकते हैं हम लोग। काफी ज्यादा लोग इस वक्त भी हमसे ट्विटर पे, एक्स पे पूछ रहे हैं कि कब भाव नीचे आएंगे, क्या नीचे आएंगे एट ऑल? उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा कहना तो ये, नई फसल का इंतजार करना चाहिए क्योंकि सरसों तेल इंपोर्ट भी नहीं हो सकता है और इसके लिए और कोई ओपन ऐसी विंडो भी नहीं है कि तेल विदेशों से आ जाए। तो इंडिया को नई फसल का इंतजार करना चाहिए। नई फसल अभी 4-5 महीने हैं अभी आने में। तो आप कहेंगे अगले 4-5 महीने में यहाँ पर भाव ऊपर रहेंगे, यानी ये त्योहारी सीजन ऑन द हायर साइड रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। किस तरह की रेंज बनता हुआ देखेंगे फिर आप प्राइसेस में? नहीं, बहुत ज्यादा प्राइसेस भी नहीं घटेंगे तो अच्छी बात ये रही है कि मस्टर्ड डीओसी में अच्छी खासी डिमांड आई है, तो उसकी वजह से ऑयल मिल्स में पैरिटी रही है, तेलों की बिकवाली ही रही है और तेलों को बढ़ने नहीं दिया है पिछले 1-2 महीने में। जी। विजय जी, रेंज क्या देखेंगे अगले 3 महीने, दिवाली तक की अगर बात करें, विंटर्स तक की अगर बात करें, क्या रेंज रहेगी सरसों? तेल इस समय 160 रुपए किलो करीब होलसेल में है, 60-61 रुपए। तो अब इसकी रेंज हम यही मान सकते हैं कि 170 रुपए मैक्सिमम होगी, इससे ऊपर नहीं जाएगा 3 महीने। और नीचे में, नीचे आपको जाता हुआ नहीं लगता, यानी कि 160-170 वाली रेंज? ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 155 जाएगा। अगर और ये होलसेल के कोई प्राइसेस हैं। abnormal डिमांड आ गई तो फिर तेल मंदे भी हो सकते हैं। एक फाइनल सवाल, हम नेफेड ने ऑफ कोर्स यहाँ पर सरकारी एजेंसीज ने कुछ माल छोड़ा है, वो कितना है और उनके पास अब कितना है? अभी सारी गवर्नमेंट एजेंसी का पास मिलाकर करीब 10-1 लाख टन सरसों और है और मेरा उम्मीद ये है कि दिसंबर तक इनको सारा माल छोड़ देना चाहिए। और उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे बहुत ज्यादा आप आता हुआ नहीं देखते, क्योंकि बाजार को पता है कि 10 लाख टन है और तो उसके बावजूद भी आप कहेंगे 155-170 के बीच में रेंज रहेगी? जी हाँ, जी सर। ऑल राइट विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स कुछ कंसर्न्स यहाँ पर सरसों के तेल को लेकर रही हैं मार्केट्स में, काफ़ी सारे लोगों ने इसको ट्वीट भी किया है, सवाल भी पूछे हैं, तो वेल वो जवाब आपके सामने है। बहुत ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है और यहाँ से प्राइसेस ऑन द हायर साइड एज अ प्रीमियम तेल यहाँ पर सरसों बरकरार रहेगा। वेल, हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नाने हैं। किशोर नमस्कार। और कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में देखने को मिली है। लाख के नीचे सोना है और चांदी अपने ऑल टाइम हाई से भी नीचे है। मिक्स क्यूज है इंटरनेशनल मार्केट से अभी, लेकिन क्या ये बाजार किसी बड़ी डेवलपमेंट के इंतजार में है और तब तक क्या कुछ और मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल सकती है? मुझे याद है लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि आप खरीदारी में नहीं हैं, हाईज पे सेल करना चाहेंगे, क्या वो स्ट्रैटेजी अभी भी जारी है? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक हम दो चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं मार्केट्स। वन इज़ दैट ये ट्रम्प और पुतिन का मीट के बाद यूक्रेन सिचुएशन में क्या बदलाव आएगा और जो हिंट्स मिल रहा है कि एक ट्राई पार्टी समिट होगा एंड कहीं ना कहीं इस मसले के ऊपर एक सोल्यूशन पाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इन केस वो होता है तो अगले स्ट्रेटजी कैसा रहेगा कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हल्का हो जाएगा या रशियन क्रूड बेटर अवेलेबिलिटी मिल जाएगा, उस हिसाब से क्रूड मार्केट वेट कर रहे हैं। सेकंड इज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से डॉलर एंड गोल्ड आल्सो उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जैक्सन होल सिंपोजियम जो है वो हम हर साल इसका इंतज़ार करते हैं, जहाँ पे फेड अपना एक लॉन्ग टर्म आउटलुक और स्ट्रेटजी प्रेजेंट कर सकता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं जेरोमी पावेल का स्टेटमेंट कुछ असर पड़ सकता है। तो मार्केट्स
आर वेटिंग फॉर क्लियर डायरेक्शंस। तब तक इसमें ओवरऑल मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स अक्रॉस द मार्केट्स इज एक रेंज बाउंड मार्केट है। अगर गोल्ड सिल्वर का अगर बात करें तो आधा से 1% का मूव एक्सपेक्टेड है। हल्का सा यहाँ पे वीकनेस आ सकता है। गोल्ड करीब करीब 99,000 तक यहाँ पे एक बार गिरावट देख सकते हैं। सिल्वर में भी 1,12,000 1,12,200 के आसपास जो है गिरावट देख सकते हैं। मतलब गोल्ड में 400-500 रुपए एंड सिल्वर में अराउंड 800,000 रुपए है। बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड बाकी जो मेटल्स है अगेन वेरी वेरी रेंज बाउंड एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर दोस क्यूज। जी हाँ, एब्सोल्युटली। क्या वही सिनेरियो काफ़ी हद तक मेटल्स का भी है? बिकॉज इन एडिशन टू दिस अनसर्टनिटी, जिस तरह से चाइना का जुलाई डेटा आया है सारा का सारा ऑन द वीकर साइड, क्या आपको लगता है मेटल्स काफ़ी हद तक ऑन द डिक्लाइनिंग साइड है? जो हमारा अर्ली प्रेडिक्शंस और एक्सपेक्टेशन था कि सेकेंड हाफ में चाइनीज इकोनॉमी का रिवाइवल बेहतर रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। बट जो ट्रम्प का टैरिफ्स ने जो एक बैक ब्रेक किया है मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एंड जो जो रियल एस्टेट सेक्टर भी है जहाँ पे रेट्स बहुत ही तेजी से गिरना चाहिए वहाँ पे भी नहीं हुआ, तो थोड़ा जो रिकवरी है डिले लग रहे हैं एज ऑफ नाउ। मार्केट्स जनरली ओवर सप्लाइड है, बट इन्वेंट्रीज अगर देखें तो कॉपर का इन्वेंट्रीज टाइट है, लेड जिंक का भी टाइट है। तो शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड मार्केट है। आई थिंक मीडियम टर्म वी आर स्टिल बुलिश ऑन मेटल्स, बट आई थिंक इंट्राडे के हिसाब से देखें तो प्रॉब्ली 249 248 तक एल्यूमिनियम थोड़ा गिरना चाहिए। बट बहुत बड़ा मूवमेंट एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। हम्म। किशोर, जिस तरह की गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है, एक क्लियरली एक अनसर्टनिटी या प्रीमियम ऑफ वहां पर बनता हुआ नजर आया है। इवन एज ये सारी मीटिंग जारी हैं उसके बाद भी क्रूड ऑयल को कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है। क्या ये इसलिए बिकॉज सप्लाईज पर्याप्त हैं या फिर बाजार को लगता है कि कुछ रेजोल्यूशन निकल आएगा? आई थिंक क्रूड का इन्वेंट्रीज एंड क्रूड का जो डिमांड सिचुएशन है वो मतलब मैक्रो लेवल पे बेरिश है। तो वी आर एप्टली सप्लाइड एंड आल्सो स्लाइटली ओवर सप्लाइड मार्केट है। तो आई थिंक फंडामेंटली बेरिश है। बट अगेन अगर सैंक्शंस कुछ हद तक अगर हल्का किया जाएगा तो फर्दर सप्लाई एलिवेशन आएगा एंड फर्दर इसमें नेगेटिविटी आ सकता है। सो अगेन यहाँ पे $1 से $2 के आसपास का आपका मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, उससे ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। इंट्राडे में 5400 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट से प्रॉबेबली वहाँ पे एक बाइंग का इनिशिएट करके देख सकते हैं, बट 5380 जैसा 20-25 रुपए के स्टॉप लॉस से। बट अगेन इट्स जस्ट इंट्राडे टेक्निकल मूवमेंट, मतलब स्ट्रक्चरली बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है। सो आई थिंक ये दोनों ट्रिगर्स के लिए वेट करना बेहतर रहेगा रादर देन टेकिंग अ फंडामेंटल कॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। किशोर, एज वाइंडिंग डाउन दिस कॉन्वर्सेशन, एक और चीज़ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स और निकल फ्यूचर्स हमने यहाँ पर लॉन्च होते हुए देखे थे। यहाँ पर किस तरह का ट्रेंड एंड पार्टिसिपेशन फिलहाल है? इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स में इनिशियली काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा था, स्पेशली द कॉर्पोरेट्स से, जहाँ पे यूजर्स के तरफ से। बट जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वहाँ पे थोड़ा लर्निंग कर्व ज़्यादा है। इट्स नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर अ नोवाइस इन्वेस्टर और इवन अ ट्रेडर टू कम इन। सो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा लर्निंग कर्व की वजह से इसको समय लग सकता है। इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कि काफ़ी एजुकेशन की ज़रूरत है इफ़ इट हैज़ टू बी टेकन इनटू द मासेस। सेकंड इज़ कि लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेटजी देखें कि एज ए कंट्री वी नीड अ वेरी वाइब्रेंट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, उसमें अनडाउटेडली कि बिकॉज हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस कंट्री है, देयर शुड बी समवेयर टू हेज एंड समवेयर टू इवन आउट। बिकॉज अभी भी हम वेव पैटर्न में काम करते हैं, पीक डिमांड होता है, देन देयर इज अ एब्सोल्युटली जीरो डिमांड टाइप जाते हैं। तो यहाँ पे एक इवन आउट होने के लिए इस वेव को थोड़ा फ्लैटन आउट करने की जरूरत है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स जो भी है वो काम आएगा। बट मेरा मानना है कि यहाँ पे बिकॉज लर्निंग कर्व थोड़ा लंबा है तो समय लग सकता है। पॉइंट टेकन। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सारी स्ट्रैटेजीज तो शेयर करने के लिए ही, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी में और कुछ काम करने की ज़रूरत है वो भी यहाँ पर बताने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।